नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। जिस तरह से पूरे देश में मनीषा वाल्मीकि के अंतिम दाह संस्कार को लेकर के पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और वहीं साथ ही साथ एजुकेशन को लेकर के शिक्षा का स्तर पूरा जर्जर हो चुका है। तो आज इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ख्वाजा गरीब नवाज एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट और पटना यूनिवर्सिटी के एक्स एडवर्टाइज मैनेजमेंट डॉक्टर जनम जफर। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी, सबसे पहले आपसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि कल जिस तरह से हालात पूरे देश में गुजरे, आपने देखा ऐसे लोगों को धक्का दे दिया गया जिसके पास जेड प्लस सिक्योरिटी थी, मनीषा वाल्मीकि के घर मिलने गए, तो क्या आप मनीषा वाल्मीकि के प्रति संवेदना अपनी तरफ से प्रकट करेंगे? बिल्कुल, ये बहुत दुखद घटना है। तो लॉर्डली बिल्कुल ये बहुत बड़ा दुखद बात है जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की किया और उनके कॉलर पे हाथ दिया, तो ये बहुत बड़ा निंदनीय बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ ज़रूर सरकार छुपा रही है, इस पे राजनीति तो करना ही नहीं चाहिए था। ये हमारी बेटी, आपकी बेटी, किसी की बेटी के साथ भी ये घटना हो सकता है। और लाश को जला देना, उसके परिवार से नहीं मिलने दिया गया, ये सारी चीज़ें मीडिया बता रही है हमें, उससे हमें जागरूक कर रही है। ये तो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ऐसे लोगों से बेटी बचाओ? और फिलहाल तो अभी देखिए कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो दलित हैं और 113 सांसद दलित हैं। ये दलितों की राजनीति सिर्फ वोट बैंक के लिए होती है। जब जैसे रेप, जब बलात्कार जैसा घटना हुआ, उसको छुपा रहा है सरकार। इस पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई भी लोग नहीं है। जो विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी आगे भी आए तो उनके साथ ऐसा रोक दिया गया। ये डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी नहीं है। आज भी हम देख रहे थे इसके एक एमपी थे टीएमसी के, उनके साथ भी धक्का मुक्की हुआ है। तो ये बहुत घोर है। उसके हाथरस कांड के बाद अभी भदोही में हुआ है, फिर एक और कांड हुआ है, तो रेप पर रेप, और वो भी सिर्फ दलितों के साथ ज्यादा अन्याय हो रहा है। तो ये बहुत गलत है। बेटी को सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। पढ़ने के लिए जाती है, जो भी काम के लिए जाती है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो बेटी बचाओ कैसे? दरिंदों से बेटी बचाओ। आपने तृणमूल कांग्रेस की बात की, आपने बीजेपी को ललकारा, आपने कांग्रेस की बात की, तो आपके इन तमाम बातों में मुझे राजनीतिक झलकियां नजर आ रही हैं। तो क्या आपके राजनीतिक स्तर क्या है? देखिए, जब भी हर चीज का दो पहलू होता है, एक पक्ष एक विपक्ष। सरकार जो है वो तो कुछ बोल नहीं रही है, विपक्ष उस पर आवाज उठा रहा है। कोई और सोशल जो लोग हैं जुड़े हुए हैं समाज से, तो समाज में नेता भी आते हैं, तो वो लोग आगे आ रहे हैं। जिनको जिस तरह से आना है वो लोग अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। तो ऐसे में चाहे तृणमूल हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी हो, तो ये सारे लोग अपने तरीके से बात कह रहे हैं। आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो आप मनीषा वाल्मीकि के लिए अब तक क्या किए और क्या आगे करने का आपका प्लान है? हम लोग अभी तो सोशल मीडिया पे जो भी हम कर सकते हैं, हमारे जो लोग हैं उस पे हम अभी स्टेटस डाल रहे हैं और हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे। और जो हम चाहते हैं, योगी सरकार से मेरी ये विनती है कि जो लोग मुजरिम हैं उनको नहीं बचाया जाए। आप दलित की बात करते हैं तो इसके लिए मेहरबानी करके उन लोगों को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, जो भी उसका हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके इन तमाम बातों से हमें लगता है कि आप राजद के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, क्या मैं सही हूँ? नहीं, फिलहाल तो मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। लालू की विचारधारा जो थी, जब 1990 से पहले गरीबों की आवाज़ को दबा दिया जाता था, कोई आवाज़ नहीं, बराबर में बैठने नहीं देते थे। कुछ हमारे यहाँ पर भी ऐसा कभी सुनने को मिलता था। तो वो जितने भी निचले तबके के लोग हैं, आज कहीं भी हो, किसी भी इससे जुड़े हुए हो, उनको आवाज़ तो लालू जी ने दिया है, तो हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है मेरी, फिलहाल मेरा पार्टी से कोई लेना देना नहीं। आपने लालू के विचारधारा की बात की और आप ख्वाजा गरीब नवाज एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की मेंबर रहे थे, लेकिन राजद के प्रखंड अध्यक्ष कारी शोएब ने ये कहा कुछ दिन पहले कि अमीन का मकसद ये है कि मुसलमान बच्चों के हाथों से कलम हटाकर उसके हाथों में तलवार दे देगी ये सियासत। क्या आपको लगता है कि उनके बात पे आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, वो राजद से हैं।
उनका एक अपना व्यक्तिगत होगा, चाहे वो पार्टी अपना उस पर विचार करेगा ना। तो हम राजद से फिलहाल मेरा कुछ ये नहीं है। और अब सबका अपना अपना, सब पार्टी का अपना अपना एक विचार होता है, सब उसको लेके फॉलो करती है, चाहे वो मीम से हो कि राजद से हो। मेरा इस पर कोई वो नहीं है और मैंने सुना भी नहीं है। जब मैं सुनूंगी तो फिर उस पर वर्क करूंगी क्या वो कर रहे हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहले आया था, अभी उसको फिलहाल लागू नहीं किया गया, लेकिन अब एक नया ये आ गया है कि अब उर्दू को पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया। उर्दू को प्रतिबंधित कर रही है सरकार, ऐसा लोगों का आरोप है, जिसके प्रति संविधान बचाओ संघर्ष समिति के लिए आपने आवाज भी उठाई थी। तो क्या आपको लग रहा है कि उर्दू के लिए आपके साथ भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल, उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, ये सेकेंड लैंग्वेज है। और जब भी हम लोग 10th किए थे तो हमारे पास ऑप्शन आता था, आप उर्दू चूज़ कीजिए या हिंदी चूज़ कीजिए। तो जो हम घर में बोलते हैं आपस में, वो ज़्यादातर हम मुस्लिम्स फैमिली हैं और उर्दू यूज़ करते हैं, तो हमारी ज़ुबान वही रही है। हम चाहते हैं कि उसको मतलब न्याय मिले और ऐसे सरकार ख़त्म ना करे, उस पर फिर से पुनः विचार करे। और जो जहाँ तक हो सकेगा, हमारे जितने भी संघर्ष समिति को हम नमस्कार करते हैं और उसकी आवाज़ को साथ में हम भी बुलंद करना चाहेंगे। और उर्दू के लिए जो भी काम हो सकेगा, जहाँ तक हो सकेगा, हम लोग करेंगे। आप सिमरी बख्तियारपुर के संघर्ष समिति बचाओ का आप एक मान्य सदस्य हैं, तो उस एनजीओ के तहत क्या क्या सब काम में होता है, आप संक्षेप में बताएं। जैसे अभी पहले कुछ दिन पहले CA/NRC पे भी सारा अभियान रानीबाग में संविधान बचाओ संघर्ष समिति के तहत प्रोटेस्ट हुआ था। हम लोग भी पटना के समनपुरा में मैं भी उसमें थी, उसमें स्वरा भास्कर जी आई थी और सदफ जी आई थी लखनऊ से। उन लोगों को भी साथ में हमने वहाँ पे भी आवाज़ उठाई थी। और ये संविधान बचाओ संघर्ष समिति के तहत अभी उर्दू पे काम चल रहा है, उर्दू बचाओ के लिए। और हमारी जो अभिभावक हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से, कि उर्दू के लिए जो है घर में भी आप बच्चों को उर्दू की तालीम दीजिए। जैसे आप इंग्लिश वगैरह के लिए टीचर रखते हैं, तो उसी तरह से उर्दू के लिए भी पढ़ाने के लिए घर में रखिए उनको। उर्दू सीखेंगे तभी तो मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, घर में आएगा उर्दू का बचाव। चाहे मैगजीन वाले, न्यूज़पेपर वाले छापेंगे, जब घर में पढ़ने वाले होंगे तभी तो। मैम, सरकार ने कहा है कि वो रीजनल लैंग्वेज के मान्यता को कम करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि उर्दू को खत्म करेंगे, उन्होंने कहा कि रीजनल लैंग्वेज के मान्यता को खत्म करेंगे, चाहे उसमें मैथिली हो, संस्कृत हो, देवनागरी हो। तो आपको उर्दू लेकर के बड़ा दर्द होता है, क्यों? देखिए, उर्दू ऐसी जुबान है कि हम आप समझ सकते हैं। ये कहीं भी, चाहे फिल्म में हो, चाहे आप भाषण में हो, कहीं कोई भी बात को उर्दू हिंदी मिली जुबान है, उसको हम बोलते हैं। उठने बैठने में भी तहजीब है उर्दू में, उर्दू हमारी तहजीब है। ये कोई भाषा ही नहीं है, एक लैंग्वेज नहीं है, ये जुबान नहीं है, ये तहजीब है हमारी। हम कहीं भी इसको यूज़ करते हैं। और टीचर वगैरह भी सरकार ने किया है कि 40 बच्चे से जहाँ कम होंगे वहाँ उर्दू के टीचर नहीं होंगे, 40 से ऊपर होंगे तो वहाँ उर्दू के टीचर होंगे। लेकिन ये सरकार के कंडीशंस हैं, तो कंडीशन पे आप क्या चाहते हैं, संशोधन हो या फिर इसको पूरी तरह से स्थगित कर दिया जाए? नहीं, उसमें होना चाहिए बदलाव कि उर्दू के टीचर होने चाहिए। फिर धीरे धीरे जब उर्दू के टीचर रखेंगे नहीं, तो उर्दू में जो मदरसा लाइन में उर्दू पढ़ते हैं, तो वो धीरे धीरे, मतलब ये धीरे धीरे हमारी उर्दू बैकबोन को ख़त्म कर रही है। फिर मदरसा में बच्चों को लोग पढ़ाएंगे क्यों, जब उनको नौकरी ही नहीं मिलेगी, उनका कोई काम ही नहीं रहेगा, तो वो फिर मदरसा लाइन पे इफेक्ट भी करेगा। तो हमारी जो लैंग्वेज है, जो कहीं भी संस्कृत कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो ये हमारी लैंग्वेज है, हमारा ये इससे जन्मों जन्मों का, इससे हमारी भाषा है, घर में हम यूज़ करते हैं, जुड़ाव है, इससे लगाव है, हमारी जुबान है, ये तहजीब है, ये आए दिन बोलने चलने की ये लैंग्वेज है, जुबान है ये। आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की, लेकिन जो देश के आदरणीय गृह मंत्री हैं, आपने हर कम्युनिटी को बोला, मगर उनका ये कहना है कि इस बिल को लेकर के हिंदुस्तान के मुसलमान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर आपको डर क्या है? ये तो मुसलमान से ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनका एक वीडियो मेरे पास आज भी सेव है कि दलित को, जैन को और जो भी अदर कम्युनिटी को वो गिनवा रहे हैं। उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुसलमान का वो नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो मुस्लिम कहाँ है? मतलब हम देश में नहीं है क्या? हमारे भी जो दादा है, परदादा है, वो लोग भी फाइट किए फ्रीडम के लिए। हमारा भी हक है। जब देश आज़ाद हो रहा था तो हमारे लोगों ने भी खून बहाया है, तो उनको पूरा हक है इस देश में रहने का। तो हम अपने कागज़, अभी तो कुछ दिन के लिए
बहुत सारे डील होते हैं, सरकार को कुछ 2-4 साल पहले का कागज नहीं मिलता, तो क्या 100 साल के कागज और 150 साल के कागज रखे हुए हैं? बाढ़ आता है, आग लगता है, कहीं कुछ ना कुछ घटना घटते रहता है किसी के घर में। फिर पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, फिर वो अभी प्लास्टर हो गए, तो वो कागज वगैरह जरूरी नहीं आपका कहाँ है, कहाँ गया, कौन कितना रख पाता है। और हम समाज में रहते हैं, एक ही समाज में मिलजुल के भाईचारा से लोग देखते आए हैं, तो कौन सेफ नहीं रह पाता ना पेपर वगैरह। वो तो कहीं कुछ खो गया, जिसके है वो दिखाएंगे। और जिसके लिए गरीब आदमी, जिसको अब जाके जमीन मिली है, जिसको रहने का खाने का ठिकाना नहीं, वो जमीन उसको कहाँ से उसको होता। किसी बड़े लोगों के अंडर में वो लोग रहते थे तो उनको कुछ जमीन मुहैया कराया जाता था, उनके पास तो अपना पेपर ही नहीं था ना। कोई राजा महाराजा चाहे जो भी नवाब वगैरह होते थे वो गरीबों को दान पुण्य करते थे। उसके बाद अब वो धीरे धीरे पेपर बना रहे हैं। तो अगर आप 30-40 साल पहले की बात करें तो 40% 50% लोगों को अब जमीन का पेपर ही नहीं मिलेगा। तो क्या पूरा हिंदुस्तान खाली हो जाएगा? किस किस को, क्या बड़े लोग रह जाएंगे? गरीब लोगों की कोई आवाज नहीं है। और आज का आखिरी सवाल, आपने बात की पेपर की। बिहार अभी आपदा की दोहरी मार झेल रहा था, एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और दूसरी तरफ बाढ़ के हालात। तो आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट इन आपदा में किस तरह से समाज के प्रति अपनी संवेदना दिखाए, या समाज के सामने आप किस रोल में आगे आए? देखिए, ये जो बाढ़ है, हम लोग तो जिस क्षेत्र से रहते हैं, ये कोसी, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। हम लोग कम से कम 6 से 8 महीना इसी बाढ़ में घिरे रहते हैं, एक टापू की तरह। बीच में घर है, चारों तरफ पानी है। तो हमारे समाज में जो लोग होते हैं, जिस तरह से जिस प्रकार खुद जो मदद कर सकते हैं वो मदद, और जो सरकार जिसको जो फायदा पहुंचाती है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है, उनके तहत मदद करवाने का काम करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे डॉक्टर जैनब जफर, एक के बाद एक सवालों का इंटेलेक्चुअल तरीके से पूरे बुद्धिजीवी समाज को लेते हुए एक के बाद एक सवालों का जवाब दिया। देसी न्यूज के इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू में आज इतना ही। शुक्रिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।